ठीक है, यहां पे हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन टॉर्क एंड स्पीड। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज का के वेरिएशन का टॉर्क और स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि मोटर में जो रनिंग टॉर्क है, तो हम कौन सी कंडीशन में देख रहे हैं, ये रनिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं हम, रनिंग, है ना। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन टॉर्क एंड स्पीड इन रनिंग कंडीशन लिख लो, नहीं तो रनिंग कंडीशन। ठीक है, तो यदि हम देखें कि रनिंग कंडीशन में क्या होता है, तो रनिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होगा, स्लिप इनटू E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इतना न्यूटन मीटर रनिंग टॉर्क का फार्मूला है। अब यहां पे यदि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, हमको किस में रिलेशन देखना है, वोल्टेज और टॉर्क में रिलेशन को देखना है। ठीक है, तो यहां पे जो रनिंग टॉर्क होता है वो रनिंग टॉर्क स्लिप एंड वोल्टेज के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि E2 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V। तो बिकॉज E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V, इसलिए रनिंग टॉर्क जो होता है वो स्लिप इनटू वोल्टेज का स्क्वायर, इसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल। V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है ये। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क पढ़े थे, स्टार्टिंग टॉर्क में स्लिप क्या होती है, 1, है ना, स्टैंड स्टिल कंडीशन स्लिप 1 होती है। तो यदि 1 रखेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या पढ़े थे कि वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टार्टिंग टॉर्क, याद आ रहा है। और रनिंग टॉर्क में क्या आ जाती है, स्लिप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है कि ये अपनी मोटर है, ये मोटर का शाफ्ट है और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो लोड है वो लोड कैसा है, यहाँ पे कांस्टेंट है। मैकेनिकल लोड कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब उस कांस्टेंट लोड को ड्राइव करने के लिए इसका टॉर्क भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यदि हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो वोल्टेज को डिक्रीज करने पर टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ आ रही ना, वोल्टेज को डिक्रीज करने पर टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट मोटर को टॉर्क डिक्रीज होने नहीं देना है, क्योंकि लोड तो उतना ही है ना, लोड थोड़ी कम हुआ है। तो मोटर को सेम टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा। तो सेम टॉर्क कैसे डेवलप करेगी, तो वो स्लिप को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, यदि हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो टॉर्क डिक्रीज होगा, बट मोटर सेम टॉर्क डेवलप करने के लिए स्लिप को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो स्लिप इंक्रीज होगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब स्लिप इंक्रीज होगी तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो रनिंग कंडीशन में यदि क्या करते हैं यहां पे, एक मिनट, रनिंग कंडीशन में यदि क्या करते हैं यहां पे, तो रनिंग कंडीशन में यदि हम मोटर की टर्मिनल वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उसके टॉर्क में चेंज नहीं आएगा, वो सेम टॉर्क डेवलप करेगी लेकिन अपनी स्पीड को क्या करेगी, वो डिक्रीज कर लेगी। आई बात समझ में। तो उसमें नोट करिएगा, इसको पहले लिख लीजिए, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है स्टार्टिंग टॉर्क में भी रनिंग टॉर्क में भी। हो गया, अब लिखिए उसमें रनिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर, रनिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर की अप्लाइड वोल्टेज को
डिक्रीज करने पर उसका टॉर्क डिक्रीज होता है, उसका टॉर्क डिक्रीज होता है। लेकिन सेम टॉर्क मेंटेन रखने के लिए मोटर स्लिप को इंक्रीज करती है और उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अतः रनिंग कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीज करने पर, रनिंग कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीज करने पर टॉर्क कांस्टेंट रहता है, टॉर्क कांस्टेंट रहता है, बट स्पीड डिक्रीज हो जाती है। टॉर्क कांस्टेंट रहता है बट स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑन टॉर्क एंड स्पीड, टॉर्क एंड स्पीड। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे, फ्रीक्वेंसी से क्या होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ns1 - s होती है। यानी कि इसकी जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, सिंक्रोनस स्पीड पर डिपेंड करती है। और सिंक्रोनस स्पीड किस पर डिपेंड करती है, तो सिंक्रोनस स्पीड 120 f/p होती है। मोटर में ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, पोल और 120, तो नंबर कांस्टेंट ही रहेगा। तो सिंक्रोनस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है। ठीक है, तो यदि हमको 3 फेज इंडक्शन मोटर है और उसकी स्पीड को चेंज करना है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो इंडक्शन मोटर की स्पीड फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आई बात समझ में, समझ में आया। तो सिंपल है, स्पीड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो उसमें नोट कर लीजिए एक लाइन, इंडक्शन मोटर की स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंडक्शन मोटर की स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अतः फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, अतः फ्रीक्वेंसी को चेंज करके मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को चेंज करके मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि मोटर का जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और हम पढ़ चुके हैं कि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों कैसे होते हैं, सेम। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर में जो इक्वेशन था 4.44, ठीक है, φm f, और φm को हम क्या लिख सकते थे, मैक्सिमम डेंसिटी इनटू एरिया इनटू फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखे थे। तो यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी पढ़े थे, ठीक है, ये कांस्टेंट था, ये सब कांस्टेंट था। तो फ्लक्स डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, E/F पे।
तो सिमिलरली अपनी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसमें भी जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शन होती है, V अपॉन एफ के प्रोपोर्शन होती है। इसके रेशियो के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, तो यदि हमको मोटर की स्पीड को क्या करना है, इंक्रीज करना है, मोटर की स्पीड को इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। तो यदि हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यदि हम उसकी फ्लक्स डेंसिटी देखते हैं डिक्रीज होती है, तो मोटर का जो टॉर्क है, हम पढ़े थे किसका फंक्शन होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, वो फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पे फ्लक्स क्या हो जाएगी, कम, तो फ्लक्स कम होगी तो उसका टॉर्क भी क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम मोटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो उसका फ्लक्स क्या हो जाती है, डिक्रीज, और टॉर्क क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब वो अब सफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूस्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हमको ऐसा होने नहीं देना है, क्योंकि लोड तो उसके ऊपर फिक्स्ड है ना, उतने लोड को ड्राइव करने के लिए तो उसको टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो मोटर तो स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी फिर। तो हमको क्या रखना पड़ेगा, टॉर्क को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो टॉर्क को यदि आपको कांस्टेंट मेंटेन करना है तो उसके लिए फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो कैसे मेंटेन करेंगे, तो यदि हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज को भी क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो यदि हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो यदि कांस्टेंट रहता है ना, जैसे कि सपोज फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे 50 से 100 कर दे रहे हैं, 50 थी और वोल्टेज अपनी क्या थी, मान लो 400 थी। ठीक है, अब 50 से इसको यदि 100 कर देते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 800। तो दोनों का रेशियो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यदि दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है तो फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी और टॉर्क भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, टॉर्क भी क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यदि बोलता है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की मोटर है और उसको हमको किस पे चलाना है, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे रन करना है, तो इसका मतलब है हम फ्रीक्वेंसी को लगभग 20% क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज को भी 20% क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। आई बात समझ में। इसी तरह से यदि हमको मोटर की स्पीड को डिक्रीज करना है तो उसकी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देंगे। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो स्पीड तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने पर उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, टॉर्क इंक्रीज होगा। लेकिन फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि फ्लक्स इंक्रीज होगी तो कोर लॉसेस बढ़ जाएंगे, आयरन लॉस बढ़ जाएगा, मोटर ओवरहीट होगी, वहां पे सैचुरेशन ऑफ कोर होगा। तो ये भी होना वहां पे नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमको यहाँ भी फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जिस रेशियो में फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे उसी रेशियो में वोल्टेज को, तो फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो टॉर्क उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और मोटर ओवरहीट भी नहीं होगी। तो यदि बोलता है कि 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की मोटर है और उसको आपको कितने हर्ट्ज पे रन करना है, 50 हर्ट्ज पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को लगभग हम क्या कर रहे हैं, 20% के लगभग डिक्रीज कर रहे हैं। तो उसकी वोल्टेज को भी क्या करना पड़ेगा, आपको लगभग 20% आपको उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। आई बात समझ में सबको। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिए इंडक्शन मोटर का टॉर्क फ्लक्स पर डिपेंड करता है एंड फ्लक्स V अपॉन एफ रेशियो पर डिपेंड करती है। फ्लक्स V अपॉन एफ रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है लिख सकते हो, या डिपेंड करती है लिख सकते हो। अतः V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रख के, V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रख के
फ्लक्स डेंसिटी एंड टॉर्क को कांस्टेंट रख सकते हैं। फ्लक्स डेंसिटी एंड टॉर्क को कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की इंडक्शन मोटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, इंडक्शन मोटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यदि हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, यदि हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो उसकी फ्लक्स डेंसिटी और टॉर्क डिक्रीज होते हैं। अतः टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करके V/F रेशियो को, टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करके V/F रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं। V/F रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं। इससे उसकी फ्लक्स डेंसिटी एंड टॉर्क कांस्टेंट रहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। जैसे 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर को, जैसे 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर को 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रन करने के लिए, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रन करने के लिए उसकी टर्मिनल वोल्टेज को, उसकी टर्मिनल वोल्टेज को 20% इंक्रीज करते हैं। उसकी टर्मिनल वोल्टेज को 20% इंक्रीज करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार सिक्सटी हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर को, 60 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रन करने के लिए उसकी टर्मिनल वोल्टेज को लगभग 20% डिक्रीज करते हैं, लगभग 20% डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो फुल लोड टॉर्क हम पढ़े थे कि फुल लोड टॉर्क मतलब टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन, फुल लोड पे जो टॉर्क होगा उसका। ठीक है, तो जो फुल लोड टॉर्क होगा
ये फुल लोड स्लिप होगी और ई स्क्वायर होगा अपॉन इंटू R2 स्क्वायर प्लस क्या होगा फुल लोड स्लिप इंटू x2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला अपने पास में है किसका, रनिंग टॉर्क एट फुल लोड। फुल लोड की कंडीशन में जो रनिंग टॉर्क होगा ये होगा। मैक्सिमम टॉर्क हम पढ़े थे कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है E2 स्क्वायर अपॉन 2x2, ये पढ़े थे। ठीक है, इतना न्यूटन मीटर होता है। तो ये फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क, तो इनका क्या लेंगे हम यहाँ पे रेशियो लेंगे, और रेशियो लेकर के हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होती है, पहले मैक्सिमम स्लिप। तो मैक्सिमम स्लिप को बताया था या तो ए से शो करते हैं या एस से उसको शो करते हैं। मैक्सिमम स्लिप होती है, और मैक्सिमम स्लिप किसका रेशियो होती है, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम R2। तो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज अपॉन स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज। ठीक है, यानी क्या होता है x2। ठीक है, तो यानी कि A इज इक्वल टू या मैक्सिमम स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है R2 अपॉन x2 होता है। ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं और इसको यूज करके इनमें रिलेशन को यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में रिलेशन आता है कि फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क जो होता है ये होता है 2AS। ठीक है, इनटू होता है A स्क्वायर प्लस SF स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस जगह आप मैक्सिमम स्लिप भी रख सकते हो, 2 इंटू मैक्सिमम स्लिप इंटू फुल लोड स्लिप। ठीक है, मैक्सिमम स्लिप का स्क्वायर प्लस फुल लोड स्लिप का स्क्वायर। ठीक है, फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में क्या रिलेशन है, 2 इंटू मैक्सिमम स्लिप इंटू फुल लोड स्लिप अपॉन मैक्सिमम स्लिप का स्क्वायर प्लस फुल लोड स्लिप का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में। तो इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, तो यदि हमको ठीक है मैक्सिमम टॉर्क पता है तो एट एनी वैल्यू ऑफ स्लिप, किसी भी वैल्यू की स्लिप पर, उस स्लिप को यहां रख देंगे, तो किसी भी वैल्यू की स्लिप पर हम क्या निकाल सकते हैं, उस स्लिप पर उसका टॉर्क कितना होगा, तो उस टॉर्क को हम वहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, बस समझ में आई। तो टॉर्क एट एनी वैल्यू ऑफ स्लिप क्या हो जाएगा, दैट वैल्यू ऑफ स्लिप अपॉन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। अब क्वेश्चन लिखिएगा इसमें एक, इफ मैक्सिमम टॉर्क of an induction motor, if maximum torque of an induction motor is 200 kilogram meter, 200 kilogram meter at a slip of, if maximum torque of an induction motor, if maximum torque of an induction motor is 200 kilogram meter, 200 kilogram meter at a slip of 12%, the torque at 6% slip, the torque at 6% slip would be, the torque at 6% slip would be। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, समझ लीजिए क्या दिया हुआ है आपको, मैक्सिमम टॉर्क दिया हुआ है, कितने स्लिप पे दिया हुआ है आपको, 12% पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है उसका वहां पे कि 6% स्लिप पर टॉर्क कितना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क आपको दिया हुआ है, कितने स्लिप पे दिया हुआ है, 12% पे, तो हमको किस पे निकालना है, 6% पे। तो हमको 6% स्लिप पे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, जब स्लिप क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अपन पढ़े थे, याद होगा आपको। ठीक है, ये पढ़े थे, ये ग्राफ याद होगा। तो हमने पढ़े थे कि ये क्या है, ये मैक्सिमम टॉर्क है, और इस समय स्लिप क्या है, ये
मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क के समय में स्लिप क्या होती है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम स्लिप आपको दिया हुआ है, तो मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, और ये कौन सी स्लिप है, ये मैक्सिमम स्लिप है, तो ये आपको दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ है और मैक्सिमम टॉर्क दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्लिप की किसी भी वैल्यू पे टॉर्क क्या है वो निकाल सकते हो आप, तो कितने परसेंट पे बोल रहा है वो, 6% स्लिप पर टॉर्क कितना होगा वो आपको निकालना है। अभी बात समझ में, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये फुल लोड टॉर्क निकालना है। मैक्सिमम टॉर्क कितना दिया है 1200, ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है। अब मैक्सिमम जो टॉर्क है उस समय स्लिप कितनी है, मैक्सिमम स्लिप आपकी कितनी है 12%, 12% यानी 12/100, ये स्लिप है, परसेंटेज स्लिप और स्लिप में अंतर होता है, तो ये स्लिप है, परसेंटेज स्लिप नहीं है। तो आपको पहले बता चुका हूं, यदि परसेंटेज स्लिप है तो स्लिप क्या होती है, बाई 100 हो जाती है, ठीक है। तो फुल लोड इस पे निकालना है, यहाँ पे स्लिप क्या हो जाएगी 6/100, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/100 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 6/100 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, ये अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द पावर क्या आ जाएगी 4, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 4, ठीक है। नहीं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि 12 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और ये हो जाएगा यहाँ पे 36, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 6 और इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दो, तो ऐड करोगे इतना आ जाएगा 180 आएगा ना, तो ये 180 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो कि फुल लोड टॉर्क क्या होगा 2 इंटू 12 इंटू 6/180 इंटू क्या होगा 200 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इसको कैंसिल कर दो सबको यहाँ पे, ठीक है। तो 6 से ये 1 हो जाएगा, 6 से ये 3 हो जाएगा, 3 से ये कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 2, ठीक है, 8 इंटू 2 कितना होगा 16, 160 किलोग्राम मीटर, ये इसका क्या होगा यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में रिलेशन देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और मैक्सिमम टॉर्क अपने को पता है कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E2 स्क्वायर अपॉन 2X2, ठीक है। और अपने को ये पता है कि स्लिप क्या होती है, तो मैक्सिमम स्लिप है ये, तो R2 अपॉन स्टैंडर्ड रिएक्टेंस पर फेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में जब हम रिलेशन को निकालेंगे तो वो रिलेशन क्या आएगा, तो ये आएगा 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 इंटू मैक्सिमम स्लिप अपॉन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम स्लिप आएगा। तो ये रिलेशन होता है स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में, ठीक है। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, मैक्सिमम स्लिप पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम स्लिप पता है, मैक्सिमम टॉर्क पता है, तो क्या निकाल सकते हो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक मोटर है कनेक्टेड, कैसी है वो स्टार स्टार है, इंडक्शन मोटर है, रोटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिएक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल सकता है, मैक्सिमम स्लिप मिल सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्लिप क्या होती है R2 अपॉन X2 होती है। तो R2 की वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितनी दिया हुआ है 0.06 और X2 की वैल्यू आपको दिया है 0.3, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम स्लिप मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 0.6 बाई क्या हो जाएगा 3, तो कितनी आएगी ये 0.2 आ जाएगी,
तो ये मैक्सिमम स्लिप अपने पास में इसकी आएगी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये कब की स्लिप है, तो ये स्लिप उस समय की है, ठीक है, जब यहां पे ये मोटर नॉर्मल कंडीशन में चलती है। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है फाइंड एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द रोटर सर्किट, ठीक है, कि रोटर सर्किट में आपके पहले से इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो आपको एडिशनल और कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है जिससे कि आपका, ठीक है, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके इक्वल हो जाए, मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यदि हमको पता है कि हमको रोटर में हमारे जो रेजिस्टेंस है वो पहले से कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R2 है, इसमें हमको क्या करना है, और रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। तो हमको क्या करना है, और रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जब इसमें हम और रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उस समय हमारी जो स्लिप होगी, ये स्लिप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, कल अपन पढ़े थे तो आपको बताया था, ये कब था, जब ये R2 था, ठीक है। यदि हम रोटर में क्या कर देते हैं, R2 को चेंज कर देते हैं, तो क्या चेंज हो जाता है, ये कर्व, ये R2 प्लस R हो गया। तो क्या चेंज होता है, मैक्सिमम टॉर्क चेंज होता है क्या, नहीं, क्या चेंज हो जाती है, स्लिप। इस स्लिप को क्या बोलोगे, मैक्सिमम स्लिप। ये भी कौन सी थी, मैक्सिमम स्लिप। ये पहले की कंडीशन में थी, जब आपका रेजिस्टेंस क्या था, R2 था, तो उस समय स्लिप थी। लेकिन अब जब हम रोटर सर्किट में और रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पहले हमको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, हमारी मैक्सिमम स्लिप जो अब नहीं होगी, नई मैक्सिमम स्लिप क्या होगी। तो वो कैसे पता चलेगा, तो जो कंडीशन हमको यहाँ पे दिया है इस कंडीशन से पता चल जाएगा। हरी बात समझ में आ रहा है। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क। तो जब दोनों टॉर्क इक्वल होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a, और 1 प्लस क्या होगा, a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू लेके आएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, या लिख सकते हैं a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो a की वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकते हो, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो a स्क्वायर माइनस a प्लस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो a कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा, a माइनस 1 कॉमन लोगे, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब है कि यदि हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू को क्या रखते हैं हम, इक्वल, तो उस समय हमारी जो मैक्सिमम स्लिप होगी वो मैक्सिमम स्लिप कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो हमको पता है कि यदि हम रोटर सर्किट में, ठीक है, एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तब हमको ये कंडीशन प्राप्त होगी, ठीक है। और उस समय हमारी मैक्सिमम स्लिप कितनी होगी, 1 होगी। तो यदि 1 होगी तो R2 हमारा पहले कितना था, 0.06, एडिशनल रेजिस्टेंस हो गया R, और ये क्या हो गया, 0.3। तो ये हो गया 0.3 इज इक्वल टू 0.06 प्लस क्या हो गया, R। तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 0.24 ओम आएगा। तो रोटर सर्किट में हमको कितना एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, 0.24 ओम कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने पर, ठीक है, हमारा मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो स्पीड कैसे निकालते हैं? तो स्पीड निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है 1 माइनस स्लिप। तो जब वो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर रही होगी उस समय उसकी स्लिप कौन सी होगी? मैक्सिमम स्लिप होगी, ठीक है ना। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। यदि आपको ध्यान है तो बन जाएगा कि आपको क्या निकालनी है, स्पीड किस टॉर्क पे? मैक्सिमम टॉर्क पे। और मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप क्या होती है? मैक्सिमम स्लिप। और स्पीड का क्या फार्मूला है? एनएस 1 माइनस स्लिप। तो स्लिप कौन सी रखोगे? मैक्सिमम स्लिप रखोगे। फार्मूले से मैक्सिमम स्लिप निकाल सकते हो कि जो मैक्सिमम स्लिप होती है वो क्या होती है? R2 अपॉन X2 होती है। तो R2 आपको दिया हुआ है 0.03, X2 आपको दिया हुआ है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.3 बाई क्या हो जाएगा? 5, तो क्या होगा? 0.06 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या निकालना पड़ेगा? एनएस, ये तो सबको आता ही है, 120 F अपॉन P। तो 120 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50, P कितना है? 12, तो डिवाइड किए तो कितना आया? 500 आरपीएम। अब इसको यहाँ पे रख दो, ये 500 आरपीएम हुआ, 1 माइनस 0.06, ठीक है। तो 500 या 500 का 6% कितना होता है? 30 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0.94, तो जाएगा 470 आरपीएम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि एक मोटर हम ले रहे हैं, ठीक है, एक मोटर है और वो उसकी रेटिंग कितनी है? 11 किलोवाट। तो 11 किलोवाट, 440 वोल्ट, ठीक है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। और इसकी जो फुल लोड स्पीड है वो है 1728 आरपीएम और इसका जो फुल लोड टॉर्क है वो है 45 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसका जो ब्रेकडाउन टॉर्क है और लॉक्ड रोटर टॉर्क है, ठीक है, तो इसका जो ब्रेकडाउन टॉर्क है यह है 150 न्यूटन मीटर। ब्रेकडाउन टॉर्क को ही क्या बोलते हो? मैक्सिमम टॉर्क। जो लिखा है था ना, ब्रेकडाउन टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, सब एक ही होते हैं। तो ब्रेकडाउन टॉर्क कितना है? 150 न्यूटन मीटर है। और इसकी जो लॉक्ड रोटर टॉर्क है, लॉक्ड रोटर टॉर्क है, ये कितना है यहाँ पे? 75 न्यूटन मीटर है, ठीक है। लॉक्ड रोटर टॉर्क का मतलब क्या होता है? पहले से सिंपल समझ लो इसको कि जब हम टॉर्क स्पीड कर्व देखे थे, ऐसा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, जो स्पीड होती है वो क्या होती है? एनएस, ठीक है। ये किसको शो कर रहा था? टॉर्क को। तो जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रही है, के नियरेस्ट स्पीड पे या अप्रोक्सीमेट इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रही है, ठीक है, तो उस समय उस पर लोड कितना होगा? तो लोड कितना होगा उस पे? 0, है ना। मोटर के ऊपर में लोड कितना होगा? 0। तो मोटर का टॉर्क भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब मोटर के ऊपर में लोड इंक्रीज करेंगे, उसका टॉर्क इंक्रीज होगा। ये देखो, ये एक्सिस टॉर्क को बताता है। तो लोड इंक्रीज कर रहे हो, टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अपन पढ़े थे कि ये एक्सिस किसको बता रहा है? स्पीड को। कि इधर आओगे तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इधर आओगे तो स्पीड घट रही है, इधर 0 हो जाएगी स्पीड, ठीक है। यहाँ हायर स्पीड है, रोटर स्पीड इक्वल टू क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है। और यहाँ रोटर स्पीड क्या है? 0 है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे देखेंगे कि नो लोड की कंडीशन में टॉर्क 0 होगा। जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेंगे टॉर्क इंक्रीज होगा, स्लिप बढ़ेगी, स्पीड कम होगी। यहाँ पे क्या हो गया? ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया। इस समय ये इसकी क्या हो गई? मैक्सिमम स्लिप हो गई, ठीक है। तो इस समय मैक्सिमम टॉर्क और क्या हो गई? ये मैक्सिमम स्लिप हो गई। अब इससे ज्यादा यदि लोड डालोगे तो वो उस लोड को ड्राइव करने में कैपेबल नहीं है।
स्लिप जैसे ही इससे बढ़ेगी, अब उसका टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मोटर क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। तो जब मोटर स्टॉप होगी, ठीक है, तो इस समय ये जो पॉइंट है जहां पर मोटर स्टॉप हो चुकी है, रुक चुकी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसका क्या है, ये लॉक्ड रोटर टॉर्क इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये लॉक्ड रोटर टॉर्क का मतलब क्या होता है, यही होता है स्टार्टिंग टॉर्क। यही क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क। तो लॉक्ड रोटर टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क एक ही है। लॉक्ड रोटर का बोलने का मतलब क्या होता है कि जब मोटर हमारी स्टेशनरी कंडीशन में होती है, तो रोटर के टीथ और स्टेटर के टीथ एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट, और मैग्नेटिकली क्या हो जाएगी, लॉकिंग हो जाएगी उसके बीच में। तो मोटर अभी क्या है, मैग्नेटिकली, स्टेटर रोटर क्या है, एक दूसरे से मैग्नेटिकली लॉक्ड होते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सप्लाई देंगे तो उस लॉक को ये ब्रेक करके मोटर क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट करती है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, लॉक्ड रोटर टॉर्क या स्टार्टिंग टॉर्क, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो लोड इंक्रीज किए, उसका टॉर्क क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे ये जो स्पीड है इसको क्या बोलेंगे हम, इसकी क्या है, फुल लोड स्पीड है। इस समय जो टॉर्क होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इसका फुल लोड टॉर्क। उसको क्या बोलेंगे, फुल लोड टॉर्क। तो यदि फुल लोड टॉर्क है ये, तो स्टार्टिंग टॉर्क या लॉक्ड रोटर टॉर्क हम पढ़े थे कितना होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। याद आ रहा है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पढ़े थे ना, तो उसमें बताया था स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 टाइम्स ऑफ क्या होता है, फुल लोड टॉर्क। जबकि करंट क्या होती है, 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होती है। तो यदि ये फुल लोड स्पीड है, ठीक है, ये फुल लोड टॉर्क है, तो इसका 1.5 टाइम्स क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क, लॉक्ड रोटर टॉर्क। ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क इससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, फुल लोड टॉर्क से ज्यादा होता है स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क से ज्यादा होता है मैक्सिमम टॉर्क। तो ये लगभग 2.5 टाइम्स ऑफ क्या होगा, फुल लोड टॉर्क होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो 1.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स ऑफ क्या होगा, फुल लोड टॉर्क होगा। आ गई बात समझ में? तो यदि बोलेगा कि जो स्टार्ट है ना, फुल लोड टॉर्क है, ये फुल लोड टॉर्क से ज्यादा क्या होता है, लॉक्ड रोटर टॉर्क। या इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, फुल लोड टॉर्क है। तो फुल लोड टॉर्क से ज्यादा क्या होता है इसका, स्टार्टिंग टॉर्क या लॉक्ड रोटर टॉर्क, दोनों एक ही हैं। ठीक है, इससे ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क होता है। ठीक है, तो फुल लोड टॉर्क यदि टीएफ है, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क होगा, और मैक्सिमम टॉर्क 2.5 टाइम्स ऑफ क्या होगा, फुल लोड टॉर्क होगा। इतना समझ में आया? तो ये अपन पढ़े थे, टॉर्क स्लिप कर्व पढ़े थे ना, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्पीड, वही है, टॉर्क एंड स्लिप वही है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे अपन देख रहे थे शेप ऑफ टॉर्क स्पीड कर्व। तो ये शेप जो है, ये टॉर्क स्पीड कर्व का शेप है, जो भी हम देखे यहाँ पे। ठीक है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो एक्सिस है, ये किसको बताएगी, टॉर्क को, और ये एक्सिस किसको बताएगी, स्पीड को। तो यहां पे दिया है कि अपनी जो मोटर है, ठीक है, वो कितनी वैल्यू की है यहाँ पे, तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की मोटर है। ठीक है, अब यदि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की मोटर है, तो इसके कुछ पोल्स भी होंगे। इसके पोल्स देख लेते हैं किसके कितने होने चाहिए, क्योंकि तभी स्पीड अपने को पता चलेगी उसकी। तो इसके हैं पोल 4 हैं। कितने पोल हैं इसके, यहाँ पे 4 पोल है। तो यदि 4 पोल की मोटर है ये, तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड होगी, ये स्पीड है, तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी बताओ, इसकी होगी 1800 आरपीएम। ठीक है, होगी कि नहीं होगी, बताओ ना। 4 पोल मोटर की 50 हर्ट्ज पे कितनी होती है स्पीड, 4 पोल मोटर की 50 हर्ट्ज पे कितनी सिंक्रोनस स्पीड होती है, 1500। भूल गए क्या? तो 60 पे कितनी होगी भाई, ऐसे निकालोगे ना इसको, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। तो कैंसिल करोगे तो कितनी आएगी, 1800 आरपीएम आएगी, ये इसकी सिंक्रोनस स्पीड आएगी। ठीक है, यदि हम इसका देखें कि ये एक्सिस किसको शो कर रहा है, टॉर्क को, और ये इसका क्या है, मैक्सिमम टॉर्क है, और ये मैक्सिमम टॉर्क को अपने को कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 150 दिया ना, ये 150,
तो ये 150 न्यूटन मीटर इसका क्या है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। ठीक है, तो यदि इसका हम टॉर्क स्पीड कर्व ड्रॉ करें तो इसका टॉर्क स्पीड कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, ये इसकी सिंक्रोनस स्पीड होगी, फुल लोड स्पीड यहाँ पे कहीं पे आएगी। तो ये फुल लोड स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या होती है, कम। मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं रन करती है ना, तो ये इसकी फुल लोड स्पीड होगी, ये उसका फुल लोड टॉर्क होगा। तो फुल लोड स्पीड इसकी कितनी है, 1728, ये 1728 होगी। इसका फुल लोड टॉर्क कितना है, 45 न्यूटन मीटर है, तो ये 45 न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, इसका लॉग रोटर टॉर्क कितना है, 75 है, तो ये 75 न्यूटन मीटर होगा, है कि नहीं। तो ये फुल लोड टॉर्क 45 न्यूटन मीटर, लॉग रोटर है स्टार्टिंग टॉर्क 75 और उसका मैक्सिमम टॉर्क ये। ठीक है, और इस समय जो मोटर है इसकी वोल्टेज है, इसकी जो वोल्टेज है 440 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है इसकी 60 हर्ट्ज। तो हम पढ़े थे कि V अपॉन F रेशियो को कांस्टेंट रख के मोटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। याद आ रहा है। तो यदि हमको मोटर की स्पीड को डिक्रीज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमको किसको डिक्रीज करना पड़ेगा, वोल्टेज को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए 15 हर्ट्ज कर देते हैं, तो वोल्टेज को हमको कितना करना पड़ेगा, 110 वोल्ट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, 4 गुना कम कर रहे हो, तो वोल्टेज को भी क्या करना पड़ेगा, 4 गुना कम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी उनका रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। तो यदि हम देखें ये वाला रेशियो और ये रेशियो, दोनों रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम 15 हर्ट्ज पे मोटर को रन करेंगे तो 15 हर्ट्ज पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 15 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी 15 है, तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, 450 आरपीएम होगी। ठीक है, तो 18 यहाँ कहीं आएगा 900, यहाँ पे कहीं पे आएगा 450, ये 900 होगा, उसका आधा और उसका भी आधा क्या हो जाएगा, ये 450 आरपीएम। तो ये सिंक्रोनस स्पीड होगी। तो यदि हम इसके टॉर्क स्पीड कर्व को ड्रॉ करें तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो टॉर्क स्पीड कर्व होता है, ये टॉर्क स्पीड कर्व इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, ऐसा शिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आई। तो टॉर्क स्पीड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में, ऐसा उठा और लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया वो। लेकिन उसका जो शेप होता है, उसके शेप में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अपने V अपॉन F रेशियो क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो यदि V अपॉन F रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो टॉर्क स्पीड कर्व के शेप में कोई चेंज नहीं होता है। बताऊंगा, वही तो इंपॉर्टेंट है। इतना सब जो पढ़ रहे हैं ना अपन, उसी के लिए पढ़ रहे हैं कि होता क्या है। देखो अब यहां पे ये कर्व क्या हुआ, ऐसा शिफ्ट हो गया, ऐसा शिफ्ट हुआ, तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये कर्व इस पॉइंट पे कट करेगा। हम क्या बोले थे, ये पॉइंट को क्या बोले थे, मैक्सिमम टॉर्क। तो ये क्या हो गया, इसका मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, और इस कर्व का, ये कर्व इस टॉर्क एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया, ये उसको क्या बोले थे, उसका स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो अब इस मोटर का मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैक्सिमम टॉर्क जो होता है, इस मैक्सिमम टॉर्क में नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके बराबर हो गया, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो गया। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कितना था उसका, 150। तो मोटर अब स्टार्टिंग के समय में कितने न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, यहां पे इस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे कितना, इस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे कितना था उसका स्टार्टिंग टॉर्क, 75। तो हायर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी पर उसका स्टार्टिंग टॉर्क था 75, बट लोअर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर उसका स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो गया, 150 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है 110 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 15 हर्ट्ज। ठीक है, यदि हम इंक्रीज कर देते हैं, किसको इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को, तो ये जो कर्व है ये कर्व के शेप में चेंज नहीं होगा, ये कर्व ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यदि इस तरफ शिफ्ट हुआ तो इसकी वोल्टेज मान लो 660 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 90 हर्ट्ज है। तो इधर शिफ्ट हुआ तो हम देखेंगे इसके मैक्सिमम टॉर्क में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे V अपॉन एफ रेशियो जो अपन पढ़ते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड जो पढ़ते हैं, उसकी ये क्या है, एक एडवांटेज है कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर को आप प्लांट में वर्क कर रहे हो, ठीक है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर को आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो लोअर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी पे यदि आप स्टार्ट करते हो तो उस समय उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल होगा। तो हायर स्टार्टिंग टॉर्क मोटर क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। इतना ही नहीं है, इसका आगे एक करंट कर्व होता है कि मोटर जो है स्टार्टिंग करंट भी क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, उसकी स्टार्टिंग करंट भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो लोअर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने पर क्या होता है, तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाता है मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल, मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंज नहीं होता है मोटर के। ठीक है, और उसकी स्टार्टिंग करंट भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड की क्या होती है, एडवांटेज होती है इंडक्शन मोटर में। ठीक है, आई बात समझ में सबको। लेकिन इसके लिए बस एक चीज रखनी है आपको याद कि V अपॉन एफ रेशियो को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना। यदि आप उसको चेंज करोगे तो टॉर्क फिर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो ग्राफ को, उसमें लिखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के V अपॉन एफ रेशियो को, 3 फेज इंडक्शन मोटर के V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए यदि उसे लोअर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लिखिए पॉइंट, उसके टॉर्क स्पीड कर्व का शेप चेंज नहीं होता है, उसके टॉर्क स्पीड कर्व का शेप चेंज नहीं होता है। सेकंड, उसका मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं होता है, उसका मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होता है, यह मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल हो सकता है, यह मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट, मोटर की स्टार्टिंग करंट रिड्यूस्ड होती है, डिक्रीज होती है, मोटर की स्टार्टिंग करंट डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इजिली अप्लाई कर सकते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इजिली अप्लाई कर सकते हैं।
इस तरफ में इधर शिफ्ट नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम कहां तक शिफ्ट होगा, ये इस पोजीशन पे, है ना। इस नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, ये अभी क्या है, मोटरिंग एक्शन है, ये मोटरिंग एक्शन है। जनरेटिंग एक्शन में, जनरेटिंग एक्शन यदि अपन करते हैं तो जनरेटिंग एक्शन में डायरेक्शन क्या होता है, पावर का फ्लो हो जाता है, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अभी मोटर अपने को टॉर्क दे रही है, फिर अपने को उसको क्या देना पड़ता है, मैकेनिकल देना पड़ता है। तो ये जो कर्व है ये एज इट इज रहेगा, बट ये इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, बिलो दिस एक्सिस। ठीक है, इन केस ऑफ जनरेटर। बात समझ में आ रही है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आया ना, तो ये आपको याद रखना है, इसी को बोलते हैं वीवीएफ मेथड, वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, जिसका कि प्लांट वगैरह में यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को यदि हम ट्रैक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, तो ट्रैक्शन में भी हमको क्या चाहिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। बट आप कंफ्यूज मत होना, यदि आपको ट्रैक्शन मोटर बोलेगा तो आपको क्या याद रखना है, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे प्लगिंग। प्लगिंग क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। तो इंडक्शन मोटर में हम क्या कर सकते हैं, प्लगिंग ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले देखेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को कैसे रिवर्स करेंगे, तो हमें पता है कि ये हमारी इंडक्शन मोटर है और इसको यहां पे हम सप्लाई देते हैं आर वाई बी। तो हमारे स्टेटर की फ्लक्स सपोज मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो रोटर भी क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, अब हमको यदि इसके रोटेशन के डायरेक्शन को रिवर्स करना है, तो पहले क्या करेंगे, हम मोटर की सप्लाई को ऑफ करेंगे, मोटर स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। उसके बाद में हम शटडाउन ले लेंगे और शटडाउन लेने के बाद में इसके कनेक्शन को क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे। एनी टू सप्लाई टर्मिनल्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये आर वाई बी हो जाएगा, पहले क्या था, ठीक है, सॉरी आर बी वाई हो जाएगा, पहले क्या था, आर वाई बी था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वो आर बी वाई हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मोटर की सप्लाई के फेज सीक्वेंस को चेंज किया। तो जैसे ही हम फेज सीक्वेंस को चेंज करते हैं, तो ये स्टेटर की फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज। तो रोटर तो हमारा रुक चुका था, अब वो रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करेंगे, तो उसके एनी टू सप्लाई टर्मिनल्स को इंटरचेंज करते हैं, या बोल सकते हैं उसके फेज सीक्वेंस को रिवर्स करते हैं। ठीक है ना, ओके, नोट कर लिए सब। अब उसमें लिखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को, के रोटेशन के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, रिवर्स करने के लिए उसके एनी टू सप्लाई टर्मिनल्स को, उसके एनी टू सप्लाई टर्मिनल्स को इंटरचेंज करते हैं, एनी टू सप्लाई टर्मिनल्स को इंटरचेंज करते हैं।
या सप्लाई के फेज सीक्वेंस को रिवर्स करते हैं, या सप्लाई के फेज सीक्वेंस को रिवर्स करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे प्लगिंग। तो प्लगिंग क्या होती है? ब्रेकिंग है। तो प्लगिंग हम पढ़े थे कहां? डीसी मोटर में। तो प्लगिंग तो है, ये क्या है? एक ब्रेकिंग है। तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर में प्लगिंग ब्रेकिंग का कैसे यूज करेंगे? तो सेम जो अभी हम पढ़े थे उसको हम रनिंग कंडीशन में करेंगे। हम ब्रेक कब लगाते हैं? अंडर रनिंग कंडीशन। जब गाड़ी चल रही होती है तब ब्रेक लगाते हैं। तो जब मोटर चल रही होगी, अंडर रनिंग कंडीशन होगी, तब ब्रेक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी सपोज मान लीजिए हमने सप्लाई दी हुई है, स्टेटर की फ्लक्स का डायरेक्शन है, रोटर का डायरेक्शन है। ठीक है, अब अंडर रनिंग कंडीशन हम क्या करते हैं? एनी टू सप्लाई टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो जैसे इंटरचेंज करेंगे, सबसे पहले फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स। ठीक है, तो जैसे ही हम सप्लाई के टर्मिनल को इंटरचेंज करेंगे, स्टेटर की फ्लक्स का डायरेक्शन रिवर्स होगा। तो रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, करंट सर्कुलेट होती है, उसका डायरेक्शन भी अब क्या होगा? चेंज होने के बाद में फिर रोटर क्या करेगा? इस फ्लक्स को कैच करने की कोशिश करेगा और अपने डायरेक्शन को क्या करेगा? रिवर्स। तो रिवर्स करेगा तो उल्टे डायरेक्शन में घूमने के लिए टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो पहले अपनी स्पीड को क्या करेगा? रिड्यूस्ड, फिर रुकेगा, फिर उल्टे डायरेक्शन में रुक, है ना। तो स्पीड को रिड्यूस करके रुकेगा, मतलब हमने क्या कर दिया? ब्रेक अप्लाई कर दिया। तो इस समय आपको बताया था कि स्लिप की वैल्यू क्या होती है? 2 - s। तो ब्रेकिंग की कंडीशन में जो स्लिप होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है? 1, बट लेस देन क्या होती है? 2। तो यदि बोलेगा कि इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1, बट लेस देन क्या होती है? 2 होती है। आई बात समझ में? तो उसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें लिखते हैं। अब इसमें लिखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्लगिंग ब्रेकिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्लगिंग ब्रेकिंग प्रोड्यूस्ड करने के लिए रनिंग कंडीशन में स्टेटर की सप्लाई के एनी टू टर्मिनल को इंटरचेंज करते हैं। इस इंस्टेंट पर स्लिप की वैल्यू ये लिखिए 2 - s होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेकिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर की स्लिप ये लिखिए ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 होती है। तो यहां पे देखेंगे इंडक्शन मोटर एज एन इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर एज एन इंडक्शन जनरेटर,
और उसको क्या बोलेंगे हम वहां पे, असिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो सिंक्रोनस जनरेटर किसको बोलते हैं, जिसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है। यदि स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं है, उससे ज्यादा है या उससे कम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम वहां पे, असिंक्रोनस जनरेटर बोलेंगे। तो जो इंडक्शन जनरेटर है ये क्या होता है, एक असिंक्रोनस जनरेटर होता है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए ये अपनी यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये, बट इसको हम एज अ जनरेटर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसको जब हम एज अ जनरेटर यूज करेंगे तो इसको क्या देनी पड़ेगी, हमको इनपुट में मैकेनिकल पावर देनी पड़ेगी। तो इसको इनपुट मैकेनिकल पावर देने के लिए किसका यूज करोगे आप, प्राइम मूवर का। तो ये प्राइम मूवर है, इससे इसको इनपुट मैकेनिकल पावर देंगे। ठीक है, तो ये अपना है यहाँ पे इंडक्शन जनरेटर है। अब इसका ये टर्मिनल है और टर्मिनल से ये वायर निकल रहे हैं यहाँ पे, और ये जो वायर हैं ये किसको फीड करेंगे, पावर। यहाँ पे लोड है, ये रेजिस्टिव लोड है, और इस रेजिस्टिव लोड को क्या करेंगे, ये यहाँ पे पावर फीड करेंगे। तो जो लोड है, लोड को ये कौन सी पावर डिलीवर करेंगे, तो लोड को ये एक्टिव पावर डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो यदि सोचिए कि एक हम इंडक्शन मोटर ले लेते हैं और इंडक्शन मोटर के शाफ्ट पे प्राइम मूवर लगा देते हैं और उसको हम रोटेट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या पावर जनरेट करेगी। आपके घर में मान लो फैन है, फैन को सप्लाई से आप ऑफ कर दो, फैन के टर्मिनल पे बल्ब लगा दो और उसको घुमाओ फैन को, तो क्या वो ईएमएफ जनरेट करेगा। ईएमएफ जनरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है तो ईएमएफ जनरेट करने के लिए हमको चाहिए होता है फ्लक्स और स्पीड। ठीक है, स्पीड तो हम दे देंगे उसको प्राइम मूवर से, लेकिन उसका फ्लक्स कहां से लाएंगे। इसमें कोई तो ऐसा परमानेंट मैग्नेटिक पोल होते नहीं है और ना ही हम इसको कोई सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर बैंक। तो आप कल या परसों अपन पढ़े थे मॉर्निंग क्लास में कि जो एक सिंक्रोनस कंडेंसर होता है, जब वो अंडर एक्साइटेड होता है, ठीक है, और ओवर एक्साइटेड होता है, तो जब सिंक्रोनस कंडेंसर ओवर एक्साइटेड होता है तो किसकी तरह वर्क करता है, वो कैपेसिटर की तरह। ठीक है, लोड को क्या देता है, वो लैगिंग रिएक्टिव पावर। क्या कंज्यूम करता है, लीडिंग रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पे कैपेसिटर बैंक को चार्ज्ड कैपेसिटर बैंक, फर्स्ट तो आपको चार्ज कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक चार्ज्ड कैपेसिटर बैंक लगाएंगे। कैपेसिटर को चार्ज कर दिए, चार्ज करके कैपेसिटर बैंक को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर होती है उसको क्या करना होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना होता है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए क्या ड्रॉ करती है, जैसे ट्रांसफॉर्मर पढ़े हो, ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होती है कोर में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप कौन करता है, मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है, वोल्टेज से जो 90 डिग्री लैग करती है। 90 डिग्री कंपोनेंट्स को क्या बोलते हो, क्वाड्रेचर कंपोनेंट या रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हो। ठीक है, तो सिमिलरली 3 फेज इंडक्शन मोटर को अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, रिएक्टिव कंपोनेंट की आवश्यकता होगी, रिएक्टिव पावर की आवश्यकता होगी। और ये क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, उसको रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है ये क्या करेगी, इस कैपेसिटर बैंक से रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेगी। तो रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेगी इस कैपेसिटर बैंक से और अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा स्टेटर में। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसके रोटर को ड्राइव कर रहे हैं, तो स्पीड भी हो जाएगी और फ्लक्स भी हो जाएगी। इन दोनों के कारण क्या प्रोड्यूस्ड होगी, ईएमएफ। ठीक है, और उसके कारण जो एक्टिव पावर होगी वो एक्टिव पावर किसको डिलीवर करेगा, लोड को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इंडक्शन मोटर को एक इंडक्शन जनरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है पावर कब डेवलप करेगा, इंडक्शन जनरेटर के समान कब रन करेगा, जब इसके रोटर की स्पीड जो होगी वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा कहां पे होगा, स्टेटर में।
ठीक है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां पे सेटअप होगा, रोटर में। तो रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होनी चाहिए, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना भाई, दो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किसका है, पावर कौन देगा, स्टेटर देगा ना। तो कब देगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस स्टेटर को काटेगा। तो कब काटेगा वो, जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी फ्लक्स से। तो रोटर की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए किससे, स्टेटर की फ्लक्स से, यानी सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, तब वो क्या करेगा, यहाँ पे पावर डेवलप करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और वो किसको डिलीवर करेगा, फिर लोड को। तो जब ये कंडीशन होगी तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी बताओ, नेगेटिव। स्लिप क्या पढ़े थे हम, स्लिप क्या होती है, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस होती है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि एनआर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एनएस। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, निगेटिव, यानी स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम एज अ जनरेटर यूज करते हैं तो उस समय इसकी स्पीड ग्रेटर देन क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड, और इसकी जो स्लिप होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो इस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, तो स्लिप की वैल्यू, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो स्लिप की वैल्यू है -1 से क्या होगी, ये ज्यादा होगी, -1 से क्या होगी, ज्यादा होगी, और 0 से क्या होगी, ये कम। ठीक है, तो 0 से कम और -1 से क्या होगी, ज्यादा होगी, जब इसको क्या यूज करते हैं हम, एज अ जनरेटर यूज करते हैं। ठीक है, जब एज अ मोटर यूज करते हैं तो स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम, स्लिप 1 से कम होती है ना, 1 है तो रुक गई मोटर, रुक गई ना। तो जब हम एज अ मोटर यूज करते हैं तो स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम, और 0 से क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, इसको अलग से लिख लेंगे, लेकिन अभी समझ में आया ना ये, तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा। अच्छा, और बता रहा था कि ये जो वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगी, वोल्टेज मिलेगी, तो वो वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगी, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो कैपेसिटेंस आपको सफिशिएंट अमाउंट में लगाने हैं, यदि आप कैपेसिटेंस कम रखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें नोट करिएगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर को थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर को प्राइम मूवर द्वारा इनपुट मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करके रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से हायर स्पीड पर सिंक्रोनस स्पीड से हायर स्पीड पर रन करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड से हायर स्पीड पर रन करते हैं। तो इस कंडीशन में यह एक इंडक्शन जनरेटर की तरह एक्ट करती है, इंडक्शन जनरेटर की तरह एक्ट करती है, कार्य करती है, और लोड को एक्टिव पावर डिलीवर करती है, लोड को एक्टिव पावर डिलीवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट की मोटर को अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए, मोटर को अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए
रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड होती है, रिएक्टिव पावर आवश्यक होती है, रिक्वायर्ड होती है। स्टेटर टर्मिनल पर कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करके, स्टेटर टर्मिनल पर कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करके उसे रिएक्टिव पावर सप्लाई करते हैं, उसे रिएक्टिव पावर सप्लाई करते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होने पर, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होने पर टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होने पर टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होती है। कैपेसिटेंस इनसफिशिएंट होने पर, कैपेसिटेंस अपर्याप्त होने पर, कैपेसिटेंस इनसफिशिएंट होने पर, अपर्याप्त होने पर मोटर बिल्डअप नहीं होती है, मतलब जनरेटर बिल्डअप नहीं होता है, जनरेटर बिल्डअप नहीं होता है। कैपेसिटेंस इनसफिशिएंट होने पर जनरेटर बिल्डअप नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोटर की एक्टिव पावर स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्टिव पावर स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और स्लिप की वैल्यू क्या होती है, रेंज लिख लिए, स्लिप की रेंज ग्रेटर देन लेस देन क्या होगी 0, बट ग्रेटर देन क्या होगी -1। ठीक है, तो जब ये एज जनरेटर वर्क करता है तो स्लिप की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में